जय हिंद। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे अपन। इससे पिछले वाले सेशन में अपन ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड सबसे पहली बार एम.एन. रॉय ने 1934 में रखी और फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, फॉर्म किया गया। टोटल स्ट्रेंथ 389 मेंबर्स थी, उसका कंपोजिशन देखा था अपन ने। और फाइनली कमिटीज़ के बारे में बात की थी, 8 मेजर कमिटीज़ और उनके चेयरमैन्स और 13 माइनर कमिटीज़ और उनके चेयरमैन्स। आज का लेक्चर अपन शुरू कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी से, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया गया ऑन अगस्त 29, 1947 और ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी इसलिए थी बिकॉज इसको काम दिया गया था नए कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने का। इट वॉज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अलावा एन. गोपाला स्वामी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव ने रिप्लेस किया था बी.एल. मिट्ठर को, जिन्होंने सेहत खराब होने की वजह से रिजाइन कर दिया था। और लास्ट टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्होंने रिप्लेस किया था डी.पी. खायतान को, जो कि एक्सपायर हो गए थे 1948 में। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी ने बाकी सारी कमिटी से सजेशंस लिए और लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा और फाइनली फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया और इस फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिश किया गया इन फरवरी 1948। और फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश होने के बाद इंडिया के लोगों को 8 महीने दिए गए कि इस ड्राफ्ट पे डिस्कशन करो, कोई अगर सजेशन है, कोई अगर इसमें दिक्कत है तो उस पर अपनी राय व्यक्त करो। 8 महीने के बाद जो भी पब्लिक कमेंट्स रिसीव हुए, जो भी क्रिटिसिज्म, जो भी सजेशंस रिसीव हुए, उनको ध्यान में रखते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड ड्राफ्ट प्रिपेयर किया और इसको पब्लिश किया इन अक्टूबर 1948। द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। 6 महीने से भी कम का टाइम लिया और टोटल 141 डेज के लिए बैठे ये लोग सिर्फ। और फाइनली फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने नवंबर 4, 1948 को रखा फर्स्ट रीडिंग के लिए। फर्स्ट रीडिंग में बेसिकली जनरल डिस्कशन होता है, ऊपर ऊपर से देखा जाता है कि इस ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ है। और ये फर्स्ट रीडिंग नवंबर 4, 1948 से शुरू हुई और 5 दिन तक चली टिल नवंबर 9, 1948। और फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें क्लॉज बाय क्लॉज, लाइन बाय लाइन डिस्कशन किया जाता है, अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जाते हैं और इसमें टाइम लगा। सेकेंड रीडिंग में लगभग 1 साल का टाइम लगा। ये शुरू हुई नवंबर 15, 1948 से टिल अक्टूबर 17, 1949 और इस दौरान 7,653 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए और इन 7,653 अमेंडमेंट में से 2,473 को एक्चुअली डिस्कस किया गया असेंबली में। और फिर फाइनली थर्ड रीडिंग के लिए शुरुआत हुई नवंबर 14, 1949 में। थर्ड रीडिंग में बेसिकली ज़्यादा नहीं होता, एक मोशन रखा जाता है असेंबली के सामने और पूछा जाता है कि पास करना है या नहीं करना है। वही हुआ, डॉक्टर अंबेडकर मूव्ड अ मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड और इस मोशन को पास कर दिया गया ऑन 26 नवंबर 1949। प्रियम्बल में यही डेट मेंशन्ड है, द डे वी अडॉप्टेड एंड गेव आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी मेंबर्स अवेलेबल थे और प्रेसिडेंट साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया। अपने पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ 299 मेंबर्स रह गई थी। इन 299 में से 284 26 नवंबर 1949 को प्रेजेंट थे। इन 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल था जो आज भी है, 395 आर्टिकल्स थे, आज काफ़ी ज़्यादा हैं, और 8 शेड्यूल्स थे, आज 12 हैं। द प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनेक्टेड। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट होने के बाद प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया। लॉजिकल भी था बिकॉज प्रियम्बल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स की बात करता है।
तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाए, उसके बाद प्रियम्बल को लागू किया जाए तो बेहतर रहेगा, वही हुआ। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर, इस सबके सबसे इंपॉर्टेंट आदमी। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रिपेयर किया ही, पढ़े लिखे आदमी थे, बढ़िया कम्युनिकेटर, बढ़िया ओरेटर। इन्होंने थॉटफुल रीजनिंग के साथ, थॉटफुल आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझाने की कोशिश करी कि हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बना रहे हैं, और इसीलिए इनको जाना जाता है एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अलावा इनको मॉडर्न मनु भी बुलाया जाता है। ये हुई ड्राफ्टिंग कमेटी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट की बात। अब देखो एनफोर्समेंट, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं किया। हालांकि कुछ चीज़ों को लागू कर दिया गया, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट वगैरह वगैरह। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट है वो लागू किया गया ऑन 26 जनवरी 1950। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 जनवरी 1950, रिपब्लिक डे। और ये 26 जनवरी को क्यों चूज किया गया, उसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। कांग्रेस का एक सेशन हुआ था 1929 में, लाहौर सेशन। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे, और इस सेशन में ये कहा गया था, ये रेजोल्यूशन पास किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के चलते 26 जनवरी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की डेट डिसाइड किया। 26 जनवरी 1950, डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं अपन। अच्छा, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इसके साथ और बहुत सारे एक्ट्स को रिपील कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। लेकिन अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949, इसको कंटिन्यू रखा गया। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर फेडरल कोर्ट बनाया गया था, और इस फेडरल कोर्ट में लीगल मैटर्स पे आर्बिट्रेटर या फिर ये कहें बिचौलिया लंदन की प्रिवी काउंसिल थी। उसका कोई मतलब ही नहीं था, अब अपन इंडिपेंडेंट हो गए तो ये 1949 के प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट को कंटिन्यू रखा गया। आगे एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। देखो ये सच्चाई है कि उस टाइम पे कांग्रेस इकलौती ही पार्टी थी एक तरीके से, और बड़ी प्रोएक्टिव पार्टी थी, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही थी। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का, उसके इलेक्शंस का टाइम चल रहा था, उसी दौरान जुलाई 8, 1946 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की, और इस एक्सपर्ट कमेटी को काम दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चलाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसको प्रिपेयर करने का। 8 मेंबर्स थे इसमें। इसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू साहब के अलावा अशरफ अली, KM मुंशी, गोपाल स्वामी, KT शाह, DR गडगिल, हुमायूं कबीर, K संथानम। और इसके अलावा एक इंसान को और ऐड किया गया, कृष्णा कृपलानी, और इनको ऐड किया गया एज कन्वेनर ऑफ द कमेटी। कन्वेनर वो आदमी होता है जो कि मेंबर्स को बताता है कि भाई कल मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करनी है तुमको, उसे बोलते हैं कन्वेनर। इन ऑल ये जो एक्सपर्ट कमेटी है कांग्रेस की, इसकी 2 मीटिंग्स हुई। एक हुई दिल्ली में, पहली वाली जुलाई 20 से 22 तक 1946 में, और दूसरी मीटिंग हुई बॉम्बे में अगस्त 15 से 17 तक 1946 में। बेसिकली इस एक्सपर्ट कमेटी ने एक तरह से डिस्कशन किया, एक तरह से बताने की कोशिश करी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस तरह से फंक्शन करना है, कैसे कैसे कमिटीज़ बनेंगी उसमें। बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से के बनने से पहले प्री प्रिपरेशन का काम कर रहे थे लोग। देखो, अपार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ नोट्स प्रिपेयर्ड बाय इट्स मेंबर, द कमिटी डिस्कस्ड द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा? द क्वेश्चन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमिटीज, कि वेरियस कमिटीज को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, एंड द ड्राफ्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मूव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स का जो ड्राफ्ट मूव किया जाना था उस पर भी इसने बातचीत की। एक बहुत फेमस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने कहा था इट वॉज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने बोला कि कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी रिस्पॉन्सिबल है इंडिया को आज जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रास्ते पे चलाने के लिए, लाने के लिए।
The committee members working within the framework of the cabinet mission scheme made general suggestions. Committee members ने general suggestions दिए कि autonomous areas के साथ क्या किया जाएगा, provincial governments और centers के बीच में power कैसे distribute की जाएगी, divide की जाएगी, और princely states वगैरह के issues पे बातचीत हुई. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो अपने पिछले सेशन में पढ़ा है उसके बारे में भी इन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था. ये एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस थी. इसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्रिटिसाइज करने वाले लोग ये कहते हैं कि इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. अपन ने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए और उसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने वोट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए. इंडिया के लोगों ने डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट नहीं किया था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और इसलिए कहा जाता है कि इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. दूसरा, इट वाज नॉट अ सोवरेन बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं थी ये. क्यों कहते हैं ऐसा लोग? बिकॉज इट वाज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और दूसरा, इसके जितने भी सेशंस थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बाद होते थे. तो ये आर्ग्यू किया जाता है कि इट वाज नॉट अ सोवरेन बॉडी. तीसरा क्रिटिसिज्म है टाइम कंज्यूमिंग. बहुत ज़्यादा टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. इनफैक्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 4 महीने में बन के तैयार हो गया था. नजरुद्दीन अहमद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे ये. इन्होंने तो ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए एक नया टर्म कॉइन कर दिया और ड्राफ्टिंग कमेटी को बुलाया ड्रिफ्टिंग कमेटी. नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, नॉट अ सोवरेन बॉडी, टाइम कंज्यूमिंग. इसके अलावा डोमिनेटेड बाय कांग्रेस. और ये कुछ हद तक ठीक भी है बिकॉज कांग्रेस उस टाइम की प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज्यादातर मेंबर्स कांग्रेस का पार्ट थे. ग्रैनविल ऑस्टिन ने तो यहां तक कह दिया द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया. इसके अलावा लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, ये भी एक क्रिटिसिज्म है इसका कि लॉयर्स और पॉलिटिशियन से भरी हुई थी ये बॉडी. बाकी जो अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली असेंबली में. दे पॉइंटेड आउट दैट अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड. और फाइनल क्रिटिसिज्म है डोमिनेटेड बाय हिंदूज. हिंदू डोमिनेटेड बॉडी बताया गया इसको. इनफैक्ट लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने तो इसको बॉडी ऑफ हिंदूज बुला दिया. विस्टन चर्चिल ने कहा इट रिप्रेजेंटेड वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया. ये थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिसिज्म्स. अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सर BN राव इनको अपॉइंट किया गया एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. HVR इंगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे. SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. प्रेम बिहारी नारायण राजदा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर थे. कैलीग्राफी होती है बेसिकली द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण राजदा. और प्रेम बिहारी नारायण राजदा ने इसको लिखा और इस कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट, इसको ब्यूटिफाई किया शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने, जिसमें नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा भी थे. अच्छा, हमारा जो ओरिजिनल प्रियम्बल है वो भी किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण राजदा ने. और उस ओरिजिनल प्रियम्बल को ब्यूटिफाई किया है बेहर राम मनोहर सिन्हा ने. हिंदी जो टेक्स्ट है हमारा, हिंदी वर्जन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिखा गया है बाय वसंत कृष्ण वैद्य और उसको ब्यूटिफाई किया गया है, डेकोरेट किया गया है बाय नंदलाल बोस. इसके बाद आता है हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिंदी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट नहीं था. यह किया गया 1987 में. ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज. ये कब हुआ? 1987 में लाया गया 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. और इस 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 394A पार्ट 22. और इस आर्टिकल 394A में बात की गई कि हिंदी टेक्स्ट को किस तरह से पब्लिश करवाना है, किसके पास में अथॉरिटी होगी, वो देखते हैं. प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दी गई और प्रेसिडेंट को कहा गया
कि हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन का अथॉरिटेटिव टेक्स्ट आपके अंडर, आपकी अथॉरिटी के अंडर पब्लिश करवाया जाएगा। ये कहा गया कि जितने भी सेंट्रल एक्ट्स हैं उन सबको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा, लेकिन यह ध्यान रखा जाएगा कि उनका जो एसेंस है वो चेंज ना हो जाए। और अगर एसेंस को सेम रखने के लिए हिंदी टेक्स्ट में, हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़े तो मॉडिफिकेशन भी प्रेसिडेंट करवा सकता है। द मॉडिफिकेशन विच वॉज नेसेसरी टू ब्रिंग इट इन कन्फर्मिटी विद द लैंग्वेज, स्टाइल एंड टर्मिनोलॉजी adopted in the authoritative text of the central acts in Hindi can be made in it। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए 1987 तक, उन सब को भी ऐड किया जाना था, उन सब को भी हिंदी में ट्रांसलेट किया जाना था। द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। इसके अलावा एक चीज और बोली गई कि इंग्लिश से हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया जाएगा उसमें इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि जो एसेंस है, जो लैंग्वेज का मीनिंग है, वो चेंज ना हो जाए। और उस मीनिंग को सेम रखने के लिए अगर हिंदी लैंग्वेज में कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है तो वो किया जाए। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन इंग्लिश। If any difficulty arises in this matter, the President shall cause the Hindi text to be revised suitably। और इसके अलावा the translation of the Constitution and its every amendment published shall be deemed to be for all purposes authoritative text in Hindi। कि इस हिंदी के टेक्स्ट को भी अथॉरिटेटिव माना जाए, ये बोला गया। इसके साथ खत्म हो गया अपना चैप्टर 2। अगला चैप्टर अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।